श्री पीपी चौधरी जी। इट्स ओके ओके कार्ड प्लेस करने दो ना। हाँ एक मिनट। आप बोलो। हाँ सर, राष्ट्रपति नहीं तो सब बोल अभिभाषण जाएंगे थोड़ी देर पर में। धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा में बोलने के लिए अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बहुत ही विस्तार से अधीर रंजन चौधरी जी को सुना था, लेकिन मैं ये बात बता दूं, उन्होंने काफी जिस हिसाब से बोला है वो हमारा काम सोल्व कर दिया। और आम जनता ने जो सुना, इनको ने पूरा सदन ने सुना, जिस हिसाब से इन्होंने रैंकिंग की बात की कि देश की रैंकिंग जो है पाकिस्तान का और दूसरे देशों का इन्होंने हवाला दिया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे मान पुरुषों के, अगर आप उनके सपनों को अगर साथ लेके चलते, उनको सपनों को पूरा करने की सोचते, तो आपने जो लंबे समय तक जो राज किया, तो उसमें हमारी रैंकिंग जो है वो इस तरह की रैंकिंग नहीं रहती। आप चाहते हो कि 5 साल में हमने, आपने जो 60 साल में जो काम नहीं किया वो 5 साल में हमने काम किया, लेकिन जो अपने खुद ने आपने ये बयान देकर के बता दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से देश में गांव और शहर में जो दूरी है, और जिस हिसाब से गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो सपना संजोया था, वो गांधी जी के आप 60 साल तक जब तक आप राज करते रहे, नाम लेते रहे, लेकिन वो सपना जो है आपने कभी पूरा नहीं किया। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात करूंगा। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, उन्होंने समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा है उसको मदद देने की बात की, लेकिन आपने बाबा साहब अंबेडकर का ये सपना भी जो है पूरा नहीं किया। मैं सरदार पटेल जी की बात करूंगा, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, लेकिन आपने 370 जो है, मैं विस्तार से आगे बताऊंगा क्योंकि आपने उसके बारे में काफी बताया, मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा। तो उसमें सरदार पटेल जी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो गलतियां और जो पाप आपने किए वो साफ करने का और धोने का जो काम किया है वो मोदी सरकार ने किया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, आपके नेहरू जी की बात कहूंगा कि उन्होंने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, उस सपने को भी आपने चकनाचूर किया। और यही नहीं, पंडित दीनदयाल जी का तो आप नाम ही नहीं लेते हो, लेकिन उनका अंत्योदय का लक्ष्य जो कि हमारा कोर इश्यू है, उसको हमने अचीव करने का को काम किया है, वो मोदी सरकार के टाइम हुआ है। और लोहिया जी की बात है, समता समाज का दर्शन का सपना भी जो है आपने पूरे करने में, इसमें कुछ भी नहीं किया है 55 साल के राज में। सिर्फ आपको दिखता है तो एक परिवार दिखता है, इनके अलावा किसी का सपना नहीं दिखता है। ये सपने आपके लिए गौण हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सोच, जो दूरदृष्टि, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के चल रहे हैं, जिसको आप महात्मा गांधी को आप भूल गए, बाबा साहब अंबेडकर को आप भूल गए, और आप नेहरू जी को आप भूल गए। उनके सपनों को अगर साकार अगर आप करते तो ये तकलीफ नहीं होती। आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नए भारत का जो सपना देख रहे हैं, और नए भारत के सपने को, जो भारत की जो पिछले 5 सालों में जो जबरदस्त नींव रखी है, वो नए भारत को पूर्ण करने में जो 5 साल में जो काम हुए हैं वो अनुकरणीय हुए हैं। नए भारत में सपने में पुरानी समस्याओं का निराकरण और सभी क्षेत्रों में इसके साथ साथ विकास और सामाजिक न्याय, फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ में, और वो भी जो गांव और शहर में जो दूरियां बढ़ी हैं, वो टेक्नोलॉजी का जो फायदा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हर गांव और शहर में जो दूरियां बढ़ी उसको जो है ब्रिज करने का जो काम कर रही हैं, वो हमारी सरकार कर रही है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिस हिसाब से जो आने वाली चौथी जो औद्योगिक क्रांति होगी, उस औद्योगिक क्रांति में टेक्नोलॉजी का जो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी में देश आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका जबरदस्त होगी और भारत को ये आगे लेके जाएगी। और जहां तक ग्राम स्वराज की बात है, मैं आपको बता दूं अध्यक्ष सभापति महोदय
कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने लगभग 25 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो आने वाले समय में ग्राम विकास के लिए खर्च होंगे। और यही नहीं, जो लंबे समय से गांव और शहर में जो एक दूरी बनी हुई थी, एक गैप बना हुआ था, खाई बनी हुई थी, उसको पाटने का और सेतु का जो काम कर रही हैं वो टेक्नोलॉजी कर रही है। और इसके लिए पूरे देश में भारत नेट के द्वारा जो है हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम है। लगभग 1,25,000 जो ग्राम पंचायतें हैं वो जुड़ चुकी हैं और आने वाले टाइम में 2,60,000 ग्राम पंचायतें जो टोटल हैं वो भी कंप्लीट होगी। और ये अपने आप में ये बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इनकी स्पीड की बात अगर ये करें गवर्नेंस की, तो 2011 में ये भारत नेट की योजना शुरू हुई और 2014 तक सिर्फ 56 ग्राम पंचायतें कवर हो पाई। और जबकि 2014 से लगा करके और आज तक 1,25,000 ग्राम पंचायतें कवर की। और यही नहीं, एक बहुत बड़ा एक रूरल एम्प्लॉयमेंट मिला है। जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सर्विस सेंटर में करीब 3,60,000 सर्विस सेंटर जो हैं वो खड़े हुए हैं। और उसकी वजह से जो रूरल सर्विस जो है इंटरनेट की और वो आम आदमी को मिल रही हैं। और जहाँ तक गाँव की बात करें तो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना संजोया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और वो अभी जो है 3rd फेज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,25,000 किलोमीटर का जो काम है वो पूर्ण होने वाला है। और हर घर को नल का पानी मिले, ये 2024 तक प्रधानमंत्री जी का सपना है। और लगभग 70 साल तक इन्होंने, जो 70 साल देश को आजाद हुए, लेकिन उस पीरियड में अगर आप देखा जाए तो इनको ये घर घर पानी का काम जो है बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया। और यही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि विकास के जो अन्य काम हैं आने वाले टाइम में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए जो हैं विकास के काम में, खास करके हाईवेज, वाटरवेज, एयरवेज और हाईवेज, इनके निर्माण के लिए लगेगा। जहां तक पारदर्शिता की बात है, हम मानते थे, इनके स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब भी मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जो है वो पहुंचते हैं और 85 पैसे बीच में खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके इंजाम के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा, इसके लिए पुख्ता इंजाम हो कि गरीब आदमी के लिए और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा उसको पूरा पैसा मिले, इसके लिए कभी नहीं सोचा। इसके लिए अगर काम किया तो मोदी सरकार ने काम किया पिछले 5 सालों में। उसके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि जब तक हम सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए उन्होंने जो है करीब 38 करोड़ जन धन के अकाउंट खोले। और यही नहीं, उन्होंने अकाउंट खुलवाने के बाद में आधार जो बनवाया, 121 करोड़ जो है आज देश में आधार कार्ड बने हैं। एक बहुत बड़ा, एक बहुत मजबूत एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का देश में काम हुआ है। और यही कारण है कि उसी की वजह से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है लगभग आज 450 विभिन्न योजनाएं का सीधा पैसा दिल्ली से उन गरीबों के पास, उन जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठे हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके खातों में सीधे जाता है। और पहले यही पैसा लीकेज हो जाता था। आप ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि लीकेज का जो अमाउंट था, अभी आज तक जो जितना 9 लाख करोड़ जो है वो उनके खातों में पहुंचा और इसके पिछले 5 सालों में। लेकिन जो लीकेज जो था वो जो बचा वो करीब 1,70,000 करोड़ रुपए जो बचा है। अब आप सोच सकते हैं, अगर ये डीबीटी नहीं होता, अगर ये आधार नहीं होता, अगर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत में 38,000 अकाउंट नहीं होते तो उनके खातों में ये पैसा नहीं पहुंचता और 1,70,000 करोड़ का ये देश को नुकसान होता। तो ये सबसे बड़ा अपना आप में काम हुआ है। और भ्रष्टाचार को मिटाने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से विकास के काम में और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रति वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज जो हैं वो करीब इंपोर्ट होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बजट जो है फॉरेन करेंसी हमारे उसमें मिसयूज हो रही थी, उसमें बर्बाद हो रही थी। लेकिन देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे देश में जब मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, उसमें 2 मोबाइल कंपनी थी। लेकिन अभी 268 मोबाइल कंपनी जो है 2019 तक
इतनी मोबाइल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आ गई, और उसके अलावा करीब 4,60,000 करोड़ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एप्लायंसेज हैं वो इंडिया में बन रहे हैं। और यही नहीं सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे रूरल बैकबोन जो है एमएसएमई है, कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हमारा आज 90% एम्प्लॉयमेंट है वो रूरल ये एमएसएमई का आधार है। इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री और हमारी सरकार जो है वो भरपूर काम कर रही है, और यही कारण होगा आने वाले टाइम में जो स्वदेशी का जो हम नारा लगा रहे हैं, इस एमएसएमई जो है ये काम जो पूरा करेगी, और यही हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर इस बैकबोन का जो इन्होंने जो बात कर रहे हैं, अगर इस बात का ध्यान दिया होता तो हमें ये कभी भी तकलीफ नहीं आती। जो जहां तक हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में जो गवर्नेंस की स्पीड और स्केल की बात हम करें तो अपने आप में ये अनप्रेसिडेंटेड है, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे विश्व स्तर पे पूरे भारत की साख और पैठ बनाने में जो काम किया है वो पहली बार हमें 5 सालों में तो देखने को मिला है। और यही नहीं, पिछले 5 सालों में करीब 220 बिल जो हैं विभिन्न कानून बने हैं, चाहे जीएसटी का हो, चाहे आईबीसी का हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे एनईबी प्रॉपर्टी का हो। और इसके साथ साथ 1500 कानून ऐसे थे जो ब्रिटिश राज के टाइम पे थे, वो चल रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, उनको हटाने का, उनको रिपील करने का एक रिडेंडेंट कानून जिसकी कोई औचित्य नहीं, जिसका लॉजिक नहीं, और उसको इंस्टीट्यूट बुक पे अननेसेसरी कानून थे, उनको हटाने का काम किया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो जिस हिसाब से काम कर रही है सरकार, और भी ऐसे हैं जो कि काम किए जाना चाहिए, जैसे आर्टिकल 44 है संविधान का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसमें साफ लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 48 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ काउ स्लॉटर एंड काफ एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल। तो इसके लिए भी कानून जो है मुझे विश्वास है कि जरूर आएगा। और यही नहीं, जो जिस हिसाब से इकोनॉमिक सेक्टर में अगर हम बात करें कि पहले जो बैंक जो हैं वो 18 लाख करोड़ जो है लोन दिया हुआ था 2006 तक, लेकिन 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 6-7 साल के अंदर उस अमाउंट को पहुंचा दिया करीब 52 लाख करोड़ रुपया। और यही कारण है कि हमारे एक समय ऐसा आया कि बैंक डगमगा गए और एनपीए हुए, बैंकों को रिकवरी नहीं हो रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने आईबीसी ला करके उसमें इनकी रिकवरी की, और 10 लाख करोड़ के एनपीए में से लगभग 3.5 लाख करोड़ एनपीए जो हैं, जो अमाउंट जो है बैंकों को रिकवरी हो चुकी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग आईबीसी के आने की वजह से बहुत अच्छी बढ़ी है। और इसके साथ साथ लंबे समय से जो है नॉन कंप्लायंट कंपनी, शेल कंपनियां चल रही थी, और जो है करीब 4 लाख कंपनियों को स्टॉक ऑफ करके उनके खिलाफ में जो है, जो डीमोनेटाइजेशन के वक्त लाखों रुपए, उन्होंने करोड़ों रुपए जो जमा कराए, उसकी भी जो जांच चल रही है। और यही नहीं, जो नया भारत की जब हम बात करें, पुरानी समस्याओं का समाधान वाला भारत, ऐसा भारत जो पुरानी समस्याओं का समाधान हो। अभी अधीर रंजन ने बात की 370 की बात की, 35A की बात की, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 370 क्यों आया। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और 370 जो हैं, ये जो पाप किए हुए थे ये कांग्रेस के थे। जब वहां के राजा महाराजा हरि सिंह जी ने सेना मांगी थी इनसे, और उस समय नेहरू जी ने नहीं दी, लेकिन ये तो सरदार पटेल को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने उसी समय जो है वहां पर उन कबाइलियों को वापस किया और जम्मू कश्मीर रखा पास में। लेकिन जो 370 धारा रखी, एक 70 साल तक टेम्परेरी स्टेटस रहा, 70 साल तक वो जो है, उसकी वजह से 3 परिवार जो हैं, उन 3 परिवारों के इर्द गिर्द जो हैं पूरा का पूरा डेमोक्रेसी घूमती रही, और एक डेमोक्रेसी का नाम नहीं था। और यही कारण था कि जम्मू और कश्मीर विकास की गति में दूसरे प्रदेशों से पीछे रहने का, अगर हम देखें अभी जो प्रोग्रेस हुई है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में देखें, पहले करीब 2018 तक हम अगर बात करें तो उसमें 2018 के पहले करीब 3500 थे, लेकिन अभी 24,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन चुके हैं। और दूसरे सेक्टर में भी जो विकास हुआ है वो काफी विकास हुआ है। और इसके अलावा जहां तक बोडोलैंड की बात करें,
लंबे समय तक समस्या थी और ये किसी ने नोटिस, हम जो अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को खत्म करने का जो काम किया है, उनके साथ में वार्तालाप किया, उनके साथ में उनकी जो मांग थी उस मांग को बैठ कर करके उसको निपटारा किया, उसको बात को समझ कर करके आज जो है उस पीरियड में करीब 4000 लोग जो हैं वो उनकी इस तरह से उनकी डेथ हुई, उनको मार दिया गया। इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा और भी ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ में भी समझौते किए गए और उनके जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म किया गया। और जहां तक ट्रिपल तलाक की बात है, एक जेंडर इनइक्वलिटी का एक लंबे समय से चल रहा था, उसके लिए कानून लाया गया। और जहां तक आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो स्टेटमेंट दिया राम मंदिर के बारे में, एक बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, पहले कोर्ट के फैसले लंबे समय तक उसकी पालना नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही जो ट्रस्ट का निर्माण कर दिया, कैबिनेट का डिसीजन ले लिया, अप्रूव हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो है 5 एकड़ जमीन का जो है उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तो जो ये काम जो हुआ है अपने आप में एक बहुत स्पीड से हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे हमारे अभिनंदन की बात हो, दिल्ली के नेता जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और वो पूछते हैं कि आतंकियों को मारा या नहीं मारा, कितने मारा। तो अब की बार तो गिनती कराने के लिए मुझे लगता है कि उनको ही साथ भेज दिया करेंगे जब भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी। और जहां तक एक दिल्ली के मैं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान योजना जिसमें गरीब को 5 लाख रुपया इलाज के लिए प्रति परिवार और करीब 50 करोड़ उससे परिवार कवर होते हैं, 10 करोड़ परिवार कवर होते हैं और 50 करोड़ लोग उससे कवर होते हैं। वो योजना एक दिल्ली जैसा ऐसा शहर जहां पर हमारे यहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं उनके लिए उन्होंने लागू नहीं कर करके और लंबे समय तक कॉलोनीज में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी मोदी सरकार ने जो जिस हिसाब से कानून ला करके उनके कॉलोनी को रेगुलराइज करने का जो काम किया है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक सीए की बात की उन्होंने, सीए का बंटवारा जो है देश का धर्म के आधार पर हुआ, ये सबसे बड़ी भारी भूल थी। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो है जिस समय भारत का संविधान बना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस हिसाब से आना जाना रहा, जबरदस्त माइग्रेशन था, मारकाट थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं दे करके ये पावर जो है वो भारत की पार्लियामेंट को दी और पार्लियामेंट ने 1955 में ये एक्ट बनाया और धारा 5 और 6 की और उसके तहत में वो उसकी सिटीजनशिप देने का प्रावधान रखा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जो पार्टीशन के वक्त जो खून खराबा हो रहा था, उस समय नेहरू लियाकत जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत में पाकिस्तान को ऑनर करनी थी और माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं किया। तो उस समय गांधी जी का भी दिल दहल गया। उन्होंने भी बार बार कहा, अपनी प्रेयर मीटिंग में कहा कि अगर हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में रह रहे हैं अगर वो भारत आते हैं तो उनको समानता के पूर्ण जीवन जीने का यहाँ पर मौका मिलेगा और उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये कमिटमेंट जो है गांधी जी के कमिटमेंट जो उस समय के थे, इन्होंने क्यों नहीं पूरा करा। जब ये गांधी जी की अधीर रंजन जी आज बात कर रहे थे तो गांधी जी का जो कमिटमेंट था उस समय के जो उस समय पूरा उन्होंने अभी तक नहीं किया। और लेकिन यही नहीं, इसके अलावा चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो और चाहे हमारे गोगोई जी भी हों, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी भी हों, चाहे आई के गुजराल जी भी हों, सबने लिख के दिया कि हिंदू और सिख जो आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन अब अगर मोदी जी ने ये काम किया तो तकलीफ ये हो रही है कि इन्होंने ये मोदी जी ने ये कैसे कर दिया। तो ये सीए जो है एक उपकार नहीं है, ये अन्याय का प्रायश्चित है, ये संवैधानिक बाध्यता थी और ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो था ये मोदी सरकार ने पूरा किया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है, अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है, ये पूर्ण समर्पण है और एक दूरदर्शिता का परिणाम है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सीए के लिए सरकार पीछे हट रही है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। कर्तव्य के पुनीत पथ पर यह सरकार आगे बढ़ती रहेगी और चुनौती के समक्ष झुकेगी नहीं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, किसी ने कहा कर्तव्य के पुनीत पथ को
हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। और आप देखिए, इनका आज अधीर रंजन जी ने यह बताया कि इनको तकलीफ हो रही है कि इनको नागरिकता क्यों दी जा रही है, लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस हिसाब से परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी पाकिस्तान में जो उनके हाल थे, जब उनकी परसेंटेज 23 से 3% हो गई, उनके मंदिर तोड़ दिए गए। अफगानिस्तान में करीब 2 लाख मंदिर थे, 500 मंदिर रहे। और यही नहीं, और 3% पॉपुलेशन अगर रही है तो क्या मतलब हुआ, या तो वो भाग कर करके हिंदुस्तान आ गए, या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और या वो मार दिए गए। और जिस हिसाब से उनका, और जहां तक इंडिया में हमने नेहरू लिया कि अगर पैक्ट की बात करें तो हमारे मुस्लिम जो हैं यहाँ पर हम बहुत सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं, और उनकी पॉपुलेशन 8% से 15% हुई, लेकिन पाकिस्तान में 23% से आकर करके 3% हो गई। तो अगर हम उनको, अगर शरणार्थी जो आए हैं उनको अगर हम राहत नहीं देंगे और उनको हम नागरिकता नहीं प्रदान करेंगे तो किसको करेंगे? ये मानवता के खिलाफ, सिद्धांत के खिलाफ होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि भारत के और पाकिस्तान के प्रथम जो कानून मंत्री थे वो दलित थे। भारत के अंबेडकर जी थे तो वहां पर जोगेंद्र नाथ जी मंडल थे, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर ही जिस हिसाब से वहां नरसंहार देखा, जब वो घूम घूम करके उन्होंने देखा, पता लगा कि जिस हिसाब से दलितों को, जिस हिसाब से माइनॉरिटी को, हिंदू को, सिख को, उनको जो कत्ले आम हुआ, और उनके जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनको मार दिया गया, और फीमेल जो हैं उनके बच्चियों को, बेटियों को उनके रिंग लीडर में आपस में बांट दिया गया, उनके साथ रेप हुए, तो उनका दिल दहल गया और उस समय उन्होंने इस्तीफा दे करके और वो भारत आ गए। और 1955 उसमें भारत आने के बाद में करीब 15-16 साल वेस्ट बंगाल में रहे और एक शरणार्थी के रूप में रहे। और जब 1968 में उनकी डेथ हुई तब तक वो शरणार्थी थे। इससे ज्यादा परसिक्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इससे ज्यादा प्रताड़ना का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से जो सीएए का जो बिल एक्ट बना, वो अपने आप में उन कम्युनिटीज को, रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस देने का है, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। इसके लिए 1950 में नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने भी जो ईस्ट की प्रॉब्लम थी, आसाम की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि जो इस तरह के लोग आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन हिंदू और सिख को जो हैं उनको यहीं रखा जाएगा। और यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी 2003 में जो गुजरात और राजस्थान में उनके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें उनको नागरिकता देने के लिए जो है ये काम किया। मैं, मेरे अधीर रंजन जी ने बड़ी बात की, लंबी चौड़ी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप साइन बाग में जाकर के धरने में आप ये क्यों नहीं भाषण देते कि जो परसिक्यूशन हुआ, जो अन्याय हुआ, वो पाकिस्तान के खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए। 70 साल तक आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये क्या आपने 70 साल तक, आप बता दीजिए कि आपने ये आवाज उठाई, और जिस हिसाब से आप धरना दे उसमें जाकर के बात करते हैं। और ठहरिए आप एक मिनट, और आप ये जाकर के क्यों नहीं बताया? आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि ये आपका नागरिकता लेने का नहीं है, ये नागरिकता देने का है। और आप देखिए ग्रीवेंसेस किनका है? जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उनका है, आपका ग्रीवेंसेस नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप उनको भड़का रहे हैं, आप उनको उच्चतित कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के, हमने 1/3 पोर्शन जमीन का उनको दिया है, क्या आप चाहते हैं कि वो लोग जो हैं भगोड़े, जो लोग टेररिस्ट वगैरह हैं, उन लोगों को भी हम यहाँ पर नागरिकता दें? तो अगर ये आवाज उठाई है, वॉइस उठाई है, तो कांग्रेस ने नहीं, 1952 से ही भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है कि इस तरह के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। मैं ये, आपने ये भी कहा, एनआरसी की बात की आपने, लेकिन आपने शायद हो सकता है कि जो सेक्शन 14C आपने नहीं देखा। आपको मैं बता दूं, सेक्शन 14C जो है वो सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 14C जो है वो मनमोहन सिंह जी के टाइम में नवंबर 2004 में लाया गया। और उसमें क्या किया गया और लाया किस आधार पे? उसमें कमेटी की रिकमेंडेशन आई। और कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उसके चेयरमैन थे, मेंबर थे कपिल सिब्बल जी थे। और अब उसके बाद में जब ये कमेटी के आई, उसकी रिकमेंडेशन पे
उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे 14C आया और उसमें कहा था कि जो ये नागरिक इसका सिटीजनशिप का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है ये मिलना चाहिए और उसमें ये मैंडेटरी किया। तो आप जो कह रहे हैं कि एनआरसी की बात, लेकिन मैं ये बता दूं कि एनआरसी की बात जो है ये आप लेके आए हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में ये डेलिब्रेशन का डिस्कशन का इश्यू नहीं है, लेकिन जहाँ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने एनआरसी के रिकमेंडेशन के तहत में कंपलसरी माना है। और यही नहीं, मैं ये भी बता दूं कि जब आप भारत का संविधान पढ़ाते हैं तो आप अपने नेता को संविधान पूरा पढ़ाइए। आपके नेता को संविधान का पहला पेज मत पढ़ाइए, एक पेज संविधान एक पेज का नहीं है। आपने मोदी जी को सेकुलर की बात की, मैं बता दूं मोदी जी ने पूरे संविधान को प्रणाम किया, ना कि सिर्फ एक पन्ने का। उसमें सेकुलर भी है और उसमें पूरा संविधान भी है। आपने अपने राज्यों को, जहां कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों को आपने इस तरह रिजोल्यूशन लेने का काम किया। जो आप बता दीजिए, भारत की संसद जब संविधान की आप बात करें तो मैं बता दूं आर्टिकल 256 आप देख लीजिए, उसमें राज्यों की ड्यूटी है जो पार्लियामेंट से कानून बन जाता है उसकी पालना कराने की। लेकिन आपने पालना कराने की वजह से और ये काम किया कि उसकी अवहेलना कैसे करें। क्या ये इश्यू जो है संसद के द्वारा जो कानून बनता है उसको सड़कों पर तय हो सकता है? आपको ये अच्छी तरह से पता है कि संसद का कानून जो है उसको चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है, कोर्ट देख सकता है, लेकिन सड़कों पे जनता को देख करके ये कानून जो है सरकार ने संसद के सामने लेके आई और आप लोग भी यही थे, आप लोगों ने इसको पास किया। तो उसके तहत आर्टिकल 256 के तहत में ये राज्य सरकारों का बाध्यता है कि वो उसको लागू करें। और यही नहीं, और आर्टिकल 51A के तहत में भी ये हर सिटीजन का है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करें। ये कानून बना है, भारत के संविधान के तहत बना है और हर सिटीजन का ये ड्यूटी है कि वो उसको आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल की रेस्पेक्ट करें और इंस्टीट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रेस्पेक्ट करें। ये आपको जाकर के शाहीन बाग में भाषण देना चाहिए, ये बताना चाहिए, बजाय कि ये बताने की बजाय आप उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, वहाँ जिस हिसाब से आप भ्रमित और भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, देश को बंटवारा करने की राजनीति जो कर रहे हैं, ये वोटों की राजनीति जो है आपकी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। संसद में व्यापक बहस के बाद में ये जो है ये कानून बना है। और जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं उसमें आपने कुछ नहीं बोला। जो वहां पर शाहीन बाग में या कहीं भी पाकिस्तान के जो नारे लगाते हैं, चाहे जेएनयू में हो, और वहां पर जाकर के आपके लीडर्स जो हैं उनको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करने का और नारे लगाओ। आपने एक शब्द में भी बोला कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और यही नहीं, और मैं ये बता दूं, आपके नेता दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे शशि थरूर जी हो, और चाहे आप पार्टी के नेता हो, वहां शाहीन बाग में गए और जाकर के और भी भड़काऊ भाषण दिए, जो कि ये ठीक नहीं है। और अंतिम में बस 2 मिनट में सर, 2 मिनट में अंतिम में मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो है वो देश की सुरक्षा के लिए है, देश के विकास के लिए है, हमारे राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी पार्टी बाद में है, लेकिन देश सर्वोपरि है और मातृभूमि सर्वोपरि है। हम बंटवारा इस तरह की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन मैं अंत में अटल जी की कविता भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है से 4 पंक्तियां पढ़कर मेरी बात समाप्त करूंगा। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू श्री संगत राज।